हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus। और ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है सिक्रीशन वो करती है। यानी बॉडी के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो बेसिकली गोल्जी apparatus के द्वारा ही किए जाते हैं। ये गोल्जी apparatus सिंपल माइक्रोस्कोप जो लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के द्वारा ऑब्जर्व की जा सकती है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो गोल्जी apparatus, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी, तो एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कैमिलो गोल्जी या गोल्गी। कुछ लोग गोल्जी बोलते हैं, कुछ गोल्गी बोलते हैं। इन्होंने 1898 में नर्व सेल्स ऑफ कैट एंड बार्न आउल में इसको ऑब्जर्व किया था। फिर बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर को 1954 में दो साइंटिस्ट थे, का नाम था डाल्टन और फेलिक्स, इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब हम लोग बात करेंगे लोकेशन की। तो लोकेशन अगर हम देखें तो गोल्जी apparatus सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यानी कि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स सभी में पाया जाता है और ये कुछ सेल्स में एब्सेंट भी होता है, जैसे मैच्योर मैमिलियन आरबीसी, ध्यान रखना मैमिलियन आरबीसी की बात हो रही है। ऐसे ही जो सीप ट्यूब होती है उसमें भी ये एब्सेंट होते हैं, सीप ट्यूब में भी नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स, इनकी जो मेल गैमीट है उसमें भी ये नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में, बट कुछ एग्जांपल है जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये इनकी लोकेशन है। और अगर हम इनकी नंबर की बात करें और इनकी पोजीशन की बात करें तो ये कहां कैसे होते हैं, देखिए नॉर्मली जो गोल्जी apparatus होता है वो संख्या में या तो एक होगा तो बड़ा साइज का होगा, या फिर छोटे होंगे बहुत अधिक साइज के होंगे, मतलब वो नंबर में ज्यादा होंगे। छोटा होगा बट नंबर ज्यादा होगा। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं और इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये छोटे साइज के होते हैं और संख्या में ज्यादा होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर इनकी संख्या 10 से लेकर 20 तक हो सकती है और एनिमल्स के अंदर इनकी संख्या 3 से लेकर 7 तक हो सकती है, लेकिन इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं मैं। और जो कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मैमल की बात अगर हम करें तो इनके मोस्टली इनके सेल में केवल एक गोल्जी apparatus होगा जो साइज में बड़ा होगा। ये बात ध्यान रखने की है। अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो ये सेल में जो न्यूक्लियस होता है और जो मेम्ब्रेन है इनके बीच में होगा, मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वो बीच में होगी। ये ध्यान रखना, ये यहां पे प्रेजेंट होगा बीच में। कभी कभी कुछ सेल्स में भी ऐसा देखा गया है कि ये न्यूक्लियस के चारों ओर कवर करके रहता है, जैसे नर्व सेल्स में होता है। नर्व सेल्स में चारों तरफ पाया जाता है गोल्जी apparatus। तो ये भी एक तरीके की पोजीशन है, तो डिपेंड करता है कैसी प्रकार की सेल है, तो ऐसा भी ये होता है। कुछ हमारी ऐसी भी सेल्स हैं जिनके अंदर इनकी संख्या हजारों में होती है, जैसे इंसेक्ट्स की सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें इनकी संख्या थाउजेंड्स में होती है, जबकि जो राइजोइडल सेल्स होती हैं, एक प्लांट है, इसका नाम है कारा,
उसमें इसकी जो राइजोइडल सेल्स होती है उसमें इनकी संख्या लगभग 25,000 तक होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ एक भी हो सकती है, कहाँ 25,000 लगभग इतनी भी हो सकती है। तो संख्या काफी इनकी वैरी करती है। तो इस तरीके से हमने लोकेशन एंड नंबर की यहां पे बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर को स्टडी करने पर ये देखा गया कि इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स हैं। एक होती है सिस्टर्नी। देखो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से काफी मैच करती है, मिलती जुलती होती है, क्योंकि इसका ओरिजिन भी वहीं से हुआ है। और इसके अंदर दूसरा पार्ट होता है, उसे कहते हैं ट्यूब्यूल्स। सेम वही है जैसे कि वहां होता है। और तीसरा जो पार्ट है वो है वेसिकल्स। इन 3 चीजों से मिलकर बनता है गोल्जी एपेटस। अब एक एक करके बात करते हैं। सिस्टर्नी क्या होती है? सिस्टर्नी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी फ्री एंड थोड़े फूले हुए होंगे। इनके अंदर लगभग इक्वल स्पेस पाया जाता है और इनके जो फ्री एंड्स होते हैं थोड़े से स्वॉलन होते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये सिस्टर्नी कहलाते हैं। इनमें 2 फेस होते हैं। एक फेस होता है सिस और एक होता है ट्रांस फेस और एक सिस फेस। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। अब क्यों नाम दिया गया इनका, फॉर्मिंग और ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस? इनका नाम दिया गया इस आधार पे कि यहां पर जो सिक्रीशन आता है किसके द्वारा, जो बनाया गया था एसईआर के द्वारा, वो एसईआर ने जो भी अपना सिक्रीशन बनाया उसको उसने सिक्रीट किया वेसिकल्स में स्टोर करके। वो वेसिकल्स जाके अटैच होती है कहां? सिस फेस पे जाके। सिस फेस पे जाके अटैच होने के बाद में फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके बाद में ट्रांस फेस के द्वारा उनको बाहर निकाल के सप्लाई कर दिया गया। एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हो कि सिस जो है वो एक प्रकार से रिसीविंग डिपार्टमेंट है और जो ट्रांस फेस है वो एक प्रकार का शिपिंग डिपार्टमेंट है। जैसे यहां से रिसीव हुआ वहां से शिप कर दिया गया, और शिपिंग हमेशा जब होती है तो प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी बीच में। तो इस तरीके से ये जो है आपका सिस्टर्नी होती है। बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने जो अभी पढ़ा इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि सिस फेस क्यों नाम दिया गया। बिकॉज यहाँ पे आके जो वेसिकल्स आई थी कहां से, फ्रॉम द एसईआर, वो आके यहाँ अटैच होती हैं और फिर अपने सिक्रीशंस को इनमें डाल देती हैं। फिर यहीं से फिर ये जो है ट्रांस फेस जो हमने बोला है, यहां से ये फिर सिक्रीशन अपने अंदर स्टोर करके बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से यहां से रिसीव हुई, यहां से शिपिंग हो गई। तो इसीलिए ये दोनों ही फेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ये यूनिक बनाती हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गई फ्रॉम ईआर सिस्टर्नी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इस सिस्टर्नी के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। जबकि मैंने ईआर में जब पढ़ाया था तो बताया था कि सिस्टर्नी के ऊपर वहां पे राइबोसोम्स होते हैं, जबकि यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं होंगे। ये बनते तभी हैं जब राइबोसोम का मतलब लॉस्ट हो जाते हैं तभी। अच्छा, अब उसके बाद करते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स तो हम वही स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर होती है ट्यूब्यूल्स लाइन, और ये स्ट्रक्चर जो होती है ट्यूब्यूल्स की तरह ये हल्की सी ब्रांचिंग भी होती है इनके अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे करके आप लेके चल सकते हो इनको बना के। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये सब ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये सिक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। वेसिकल्स ये स्टोर करती हैं, जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसको अपने अंदर स्टोर करेंगी, जिससे उन वेसिकल्स के अंदर जब वो सिक्रेशन स्टोर हो जाएगा तो उनका नाम हो जाता है सिक्रेटरी वेसिकल्स। और फिर वो सिक्रेटरी वेसिकल्स सिक्रेट होके जो भी हमारा
एंजाइम है, हार्मोन है, या कोई लिपिड्स हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीजें होती हैं, उनको फिर बॉडी से बाहर निकालने का काम किया जाता है। जो सेल से, बॉडी से मतलब सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो हम ये सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल के अंदर की बात करेंगे। अब ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, ओरिजिन की। इनका ओरिजिन माना जाता है, देखो आरईआर जो है उससे डेवलप हुआ एसईआर, कि जब आरईआर में से राइबोसोम्स लॉस्ट हो गए तो बन गया एसईआर। एसईआर ने बनाए वेसिकल्स। क्या बनाए? वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेनस जो कंपोजिशन है उससे संबंधित कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये वेसिकल्स आपकी जो है, चूंकि इसके अंदर गोल्जी मेम्ब्रेनस है, तो वो जाके अटैच हो जाएगी टू द सिस फेस। कहां? सिस फेस। किसकी? गोल्जी एपेटस की। और वहां पे जाके ये अटैच होके इस वेसिकल को फ्यूज करके वहां पर अपने सिक्रीशंस को, या मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेनस वही स्ट्रक्चर है जो गोल्जी एपेटस की है, और सिस फेस ऑफ गोल्जी एपेटस उसकी मेम्ब्रेन, दोनों आपस में मैच कर जाएंगी और वहां पे जाके फ्यूज हो जाएंगे। और अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि गोल्जी एपेटस बना कैसे स्पेशली, तो वो आरईआर से एसईआर और एसईआर से फिर गोल्जी एपेटस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि एसईआर जो है उसका रोल प्ले कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी एपेटस। ये तो ओरिजिन की बात है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। गोल्जी एपेटस के फंक्शंस होते हैं, पहला पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम मैंने भी बताया था कि सिक्रीशन हुआ, सिस फेस पे जाके जुड़ गए वेसिकल्स, देन प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर पैकेज हुआ, पैकेज मतलब वेसिकल बने और फिर वो बाहर निकल गए। तो एक प्रकार से पैकेजिंग का काम मेन कौन कर रहा है? गोल्जी एपेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा है सिक्रीशन का, यानी कि ये सिक्रीशन का काम भी कर रहे हैं। एक प्रकार से सिक्रीटरी बॉडी होती है जो कि सिक्रीशन काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हार्मोन्स हैं, आपके लिपिड्स हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, ये सारे की सारी चीजें, ये सब किससे सिक्रीट हो रही हैं? ये फ्रॉम गोल्जी एपेटस हो रही है। और जो तीसरा फंक्शन है मेम्ब्रेन, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और भी उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी गोल्जी एपेटस के हेल्प से हो रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आरईआर या एसईआर का कोई रोल नहीं है, लेकिन बिना गोल्जी एपेटस के ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम जो हो रहा है वो तो यही कर रहा है ना, गोल्जी एपेटस। तो इसका मतलब ये बीच की कड़ी है। मैं कच्चा माल कितना भी आपने प्रोवाइड करा दिया, लेकिन उसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, तभी तो एक यूजेबल थिंग्स बनेंगी। तो कहीं ना कहीं इसी गोल्जी एपेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये अपना टॉपिक पढ़ा आज, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।